हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और बच्चों, अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की काफी सारी थ्योरी कर ली है, काफी सारे बढ़िया बढ़िया सवाल कर लिए हैं। लेकिन जब मैंने बच्चों से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर थोड़े से और हम सवाल करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ताकि हमारा कमांड थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा आ पाए, ताकि हम थोड़े से प्रीवियस ईयर वाले भी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस देख पाएं और जो भी थोड़ा बहुत और थ्योरेटिकल कांसेप्ट हो सकता है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो बच्चों चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ विद मेनी क्वेश्चंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसा आप देख सकते हो कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एंड आई होप कि ये चीज आपको पता भी होगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by some non-zero constant number, then the resulting series thus obtained will also be an AP। बोलने का क्या मतलब है, मान लो अगर हमारे पास बेटा कोई एक AP था, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on and so on। मान लो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा AP था। अब आपको बोला गया अगर एवरी टर्म इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, अगर किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से इसे हम इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए, तो मान लेते हैं बेटा अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं k से, मान लेते हैं बेटा अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं k कांस्टेंट से मान लो मैं इसको इंक्रीज करता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में बताओ क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में बेटा तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म विल बी a प्लस के, सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d प्लस के, ये चीज आ जाएगी। और जैसे ही बेटा मेरे पास ये चीज आई तो यहां से देखो, यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है बेटा। कॉमन डिफरेंस अब जो आएगा इसको मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, d। कॉमन डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, कॉमन डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप बेटा कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं, अगर आप कोई भी कांस्टेंट नंबर से उसको इंक्रीज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। अब एक बार के लिए आप इमेजिन करो अगर बेटा आपने सब्ट्रैक्ट किया होता, अगर आपने कांस्टेंट नंबर पूरी की पूरी एपी में से सब्ट्रैक्ट किया होता, ये मैं अभी जो आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इसके ऊपर बेटा भी हमको ढेरों सवाल बनाने हैं, ठीक है ना, उससे आपको और बढ़िया से ये चीज समझ में आएगी। अगर मान लो बेटा अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना होता तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता, ऐसे सिचुएशन में बेटा आप देखो जो आपका फर्स्ट टर्म था वो हो जाता a माइनस के, और जो आपका बेटा सेकेंड टर्म था वो हो जाता a प्लस d माइनस के। और यहां से बेटा, यहां से जब हम इसमें निकालते हमारे पास कॉमन डिफरेंस बोलो क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड दिस कम्स आउट टू बी a प्लस d माइनस के माइनस a माइनस के। यहां से a और माइनस a कट गया और माइनस के और प्लस के कट गया, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर भी कितना है, स्मॉल d के बराबर। तो अगर मैं बोलूं कि डिक्रीज अगर हम करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से या इंक्रीज हम करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से, कॉमन डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब बेटा हम देखते हैं कि अगर मान लो हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या होगा। अगर मान लो हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, एक बार हम देखते हैं। इमेजिन करो बेटा कि इस तरीके का टर्म ना करके, मान लो मैंने पूरे के पूरे मान लो बेटा इसको मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लेते हैं इसको मैंने पूरे के पूरे k से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी की पूरी सीरीज को आप मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट नंबर k। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ बेटा फर्स्ट टर्म कितना आएगा, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू ak एंड सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू ak प्लस dk, ak प्लस dk। ऐसे सिचुएशन में बेटा मुझे बताओ आप कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड दिस इज इक्वल टू ak प्लस dk माइनस ak, ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से आ गया dk। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि जब आप किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को उस AP में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन डिफरेंस गेट्स मल्टीप्लाइड विद दैट कांस्टेंट नंबर, कॉमन डिफरेंस गेट्स मल्टीप्लाइड, कॉमन डिफरेंस
gets multiplied with the constant number, ये हो जाता है बेटा, ठीक है। और सिमिलरली जब हम डिवाइड करेंगे बेटा, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आप सोच सकते हैं जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैसे सिचुएशन में क्या आ जाएगा बताओ। वैसे सिचुएशन में बेटा जो कॉमन डिफरेंस भी होगा, जो नया कॉमन डिफरेंस भी आएगा, दैट विल बी d by k, क्योंकि देखो पहला वाला टर्म आपके पास आ जाएगा a by k एंड सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू a by k प्लस d by k। जब आप दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास d by k बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये चीज बेटा हमने देखी है। जैसे आपको ये तो लिखा हुआ है कि रिजल्टिंग जो सीरीज आती है वो भी एक एपी होती है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं कुछ भी ऐड कर दूं या मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कॉमन डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं उसमें कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर दूं सारे के सारे टर्म्स में, तो कॉमन डिफरेंस विल गेट मल्टीप्लाइड विद दैट कांस्टेंट नंबर। या अगर मान लो मैं उसमें से कुछ भी डिवाइड कर दूं देन कॉमन डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट नंबर। लेकिन आपकी सीरीज एपी थी तो एपी ही रहेगी। अगली आपके पास बेटा प्रॉपर्टी है, इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। इमेजिन करने के लिए देख लेते हैं बेटा, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं फर्स्ट टर्म मेरे पास सीरीज का a है, सेकंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, ठीक है। और इस तरीके से मेरे पास बेटा जब सीरीज आगे जा रही है तो आप इमेजिन करो अगर लास्ट वाला टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी रहा होगा, ठीक है। तभी तो इसमें मैंने जब d ऐड किया होगा तो ये आया होगा। और इसके पहले वाला बताओ टर्म क्या रहा होगा, इसके पहले वाला बेटा टर्म रहा होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, तभी तो इसमें मैंने अगर d ऐड किया होगा तो ये आया होगा, है ना। और ये बीच में बहुत सारे और टर्म्स होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में बताओ जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म दोनों का बेटा जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ जा रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म t1 प्लस tn। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं t2 प्लस t ऑफ n माइनस 1, एक पहले वाला टर्म, उसका बताओ सम कितना आएगा, उसका बेटा सम आएगा देखो ये a प्लस d और ये वाला, तो a और a ऐड हुआ तो आ गया 2a, और यहाँ पे d है और यहाँ पे n माइनस 2d है। जैसे ही आप बेटा दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास n माइनस 1 इंटू डी, देखो दोनों सेम आ रहा है। सिमिलरली आप बेटा देखो यहाँ पे a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, जब आप इनको ऐड करेंगे थर्ड टर्म को पीछे से थर्ड वाला टर्म, तब भी बताओ क्या आएगा, a और a ऐड होके 2a आ गया प्लस ये 2d और यहाँ पे n माइनस 3d, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यहां से बेटा ये चीज हमने देख ली है कि अगर कोई भी एपी आपके पास दिया हुआ है तो उसमें पहला टर्म और आखिरी टर्म का सम, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, मतलब जो भी टर्म्स आपके इक्विडिस्टेंट है ना, इक्विडिस्टेंट टर्म्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट, उसका सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मैं ये कहूंगा कि बेटा जितने भी टर्म्स इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, सबका ही सम बराबर होता है, आप चाहे फर्स्ट और लास्ट बोलो, चाहे सेकंड और सेकंड लास्ट बोलो, चाहे थर्ड और थर्ड लास्ट बोलो, जो सम होगा इट विल ऑलवेज विल बी सेम। तो बच्चों देखो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पे बेस्ड ये सवाल है। इसमें जैसे लिखा है ABC आर इन एपी, अगर हमारे पास A, B एंड C, अगर ये तीन टर्म्स हमारे पास एपी में है तो आपको बताना है B प्लस C प्लस A और A प्लस B किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में या नन ऑफ दिस। तो चलो अगर मान लो इस तरीके का सवाल आता है तो अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमें क्या पता है बेटा कि अगर हम किसी एपी वाले टर्म्स में कुछ भी ऐड करें या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, आपके पास जो नया एपी बनेगा, जो भी हमारे पास नया एपी बनेगा दैट विल बी एन एपी ओनली, जो भी नया पैटर्न बनेगा दैट विल बी एन एपी ओनली। तो उसका मतलब क्या, देखो अगर मान लो बेटा मेरे तीनों टर्म्स, अगर मान लो बेटा मैं ये बोलता हूं कि मल्टीप्लाई विथ -1,
मान लो मैं बोलता हूँ कि मल्टीप्लाई विद -1, अगर मैं तीनों टर्म से -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो नया सीरीज बनेगा, जो भी नया सीरीज बनेगा दैट विल आल्सो बी एन एपी, दैट विल आल्सो बी एन एपी। तो ये आ गया -1 से मल्टीप्लाई करने पे बेटा कितना -a, दिस विल बी -b एंड दिस विल बी -c। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई। अब बेटा मुझे ये बताओ ऐड a + b + c। हमने एक चीज देखी थी कि जब बेटा हम कुछ भी ऐड करते हैं पूरे के पूरे एपी में, तो आपके पास जो नया सीरीज बनता है वो भी एपी ही बनता है। तो देखो जैसे ही आप इस चीज को इसमें ऐड करोगे तो -a और abc इसका सम कितना आ जाएगा b + c, -b और abc इसका सम कितना आ जाएगा a + c, -c और a + b + c इसका सम आ जाएगा a + b। देखो b + c, a + c और a + b, ये भी तीनों बताओ किसमें आ गए, ये भी तीनों आपके पास AP में आ गए। तो b + c, c + a और a + b, ये भी तीनों के तीनों किसमें होंगे, AP में होंगे। ये भी तीनों के तीनों किसमें होंगे, AP में होंगे। सो बेटा देखो अगला जो सवाल है हमारे पास वो भी सिमिलर कंसेप्ट पे हमारे पास दिया हुआ है, इफ b + c होल स्क्वायर - a स्क्वायर, c + a होल स्क्वायर - b स्क्वायर एंड a + b होल स्क्वायर - c स्क्वायर। अगर ये तीन टर्म्स हमारे पास AP में दिए हुए हैं तो उनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। ठीक है, तो देखो अगर ये AP में है तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे x² - y² वाला आइडेंटिटी दिख रहा है, तो इसको मैं x + y * x - y लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं b + c + a, x + y * x - y के बदले आ जाएगा b + c - a, पहला टर्म। दूसरा टर्म आ जाएगा x + y की जगह पे c + a + b, और सेकंड टर्म आ जाएगा c + a - b, और थर्ड टर्म मेरे पास आ जाएगा a + b + c और a + b - c। ठीक है, अब देखो बेटा ये तीनों तीनों टर्म्स है उसमें क्या है, ये b + c + a, c + a + b और a + b + c, क्या ये तीनों टर्म्स में सेम है। तो अगर मैं लिखता हूं कि डिवाइड बाय a + b + c, हमें ये पता है कि अगर सीरीज अगर आपके पास AP में होगी तो अगर हम किसी एक सेम टर्म से डिवाइड भी करते हैं तो जो नई न्यू सीरीज बनती है वो भी किसमें होती है, AP में होती है। तो अगर बेटा वो भी AP में है तो देखो आप जैसे डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास b + c - a, c + a - b और a + b - c, ये तीनों भी आपके पास किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। ये तीनों के तीनों भी आपके पास टर्म्स किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। अब बेटा आप इमेजिन करो कि अगर आप बोलते हो कि माइनस कर देते हैं a + b + c, अपन अगर मान लो बेटा माइनस कर देते हैं a + b + c, तो हमें पता है अगर किसी कांस्टेंट नंबर को एक AP में से माइनस किया जाए तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनती है वो भी क्या होती है, AP होती है। जो न्यू सीरीज होती है वो भी AP होती है। तो जैसे ही आप b + c - a में -a करोगे, -b करोगे, -c करोगे, तो ये पहला वाला टर्म बन जाएगा -2a। फिर यहाँ c + a - b में -a किया, -b किया, -c किया, तो ये बन गया -2b और ये बन गया -2c। मतलब ये तीनों के तीनों टर्म्स भी किस में आ गए, ये तीनों के तीनों टर्म्स भी हमारे पास AP में आ गए। और इसके बाद अगर हम लिख देते हैं डिवाइड बाय -2, जैसे आप बेटा -2 से डिवाइड करेंगे तो जो न्यू सीरीज होगी वो भी AP होगी, मतलब कि A, B और C, ये जो हमारे पास तीन टर्म्स है ये भी किस में आ गए, AP में आ गए। तो अगर ये तीनों टर्म्स बेटा AP में आ गए तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में देखो बेटा अपने पास दिया हुआ है 1/b + c, 1/c + a एंड 1/a + b आर इन AP। अगर ये तीन टर्म्स AP में हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही हो सकती है। तो अगर ये तीन टर्म्स हमारे पास AP में है तो बेटा देखो सबसे पहले लॉजिकली हमको क्या समझ में आता है कि 1/a + b, या इसको 1/a + b नहीं लिखते, 1/b + c, 1/c + a एंड 1/a + b। अगर ये तीन टर्म्स मेरे पास AP में दिए हुए हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं विथ a + b * a + c * b + c,
अगर मैं इससे इसको बेटा पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ जो न्यू सीरीज बनेगी वो भी क्या होगी, एपी होगी। तो अगर न्यू वाली बेटा सीरीज भी अपनी एपी बन रही है तो बताओ ये वाला b प्लस सी से कट जाएगा तो ऊपर आएगा a प्लस बी टाइम्स a प्लस सी। अगला टर्म c प्लस ए और c प्लस ए कट जाएगा तो अगले टर्म में आएगा a प्लस बी टाइम्स b प्लस सी। अगला टर्म a प्लस बी और a प्लस बी कट जाएगा तो बेटा अपने पास बचेगा a प्लस सी टाइम्स b प्लस। ये चीज आएगी अपने पास। ये भी जो चीज होगी किस में होगी, एपी में होगी। तो ऐसा अपने पास बताओ कोई स्टेटमेंट दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी इंटू ए प्लस। तो चलो ये वाला तो अपने पास ऑप्शन आ गया, ये वाला तो अपने पास ऑप्शन आ गया, लेकिन इतने में रुकना नहीं है बेटा, अपने को थोड़ा सा इसको और अपन करके देखते हैं, हो सकता है इनमें से भी कोई ऑप्शन आ जाए, वी नेवर नो। तो जैसे ही हम इसे बेटा देखो सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से बताओ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये चीज आ गई। यहां से बेटा अगर आप करोगे तो देखो a और b मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां से अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें भी ए बी बी सी ए सी है, इसमें भी ए बी बी सी ए सी है, इसमें भी ए बी बी सी ए सी। तो अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो न्यू सीरीज बनेगी वो भी एपी होगी। इसका मतलब यहां बचेगा ए स्क्वायर, यहां बचेगा बीच में बी स्क्वायर और लास्ट वाला टर्म बचेगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये भी बेटा आपके पास किस में है, ये भी आपके पास आ गए एपी में। सो ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। इस तरीके का बेटा जब सवाल आता है, इस तरीके का सवाल आता है, वो जनरली आता है किसमें, वो जनरली आता है मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट। ऐसे सवाल बेटा आपके पास जेईई मेंस में नहीं आते, ऐसे सवाल हमारे पास जेईई मेंस में करंट जो पैटर्न चल रहा है उसमें नहीं आते। इस तरीके के सवाल हमारे पास आते हैं जेईई एडवांस। इन तरीके के सवालों में आपके पास बेटा देखो जो करंट पैटर्न चल रहा है उसमें होता क्या है, ये वाले सवाल होते हैं बेटा +4 मार्क्स के, और गलत होने पे मिलता है आपको -2 मार्क्स। +4 मार्क्स के होते हैं और गलत होने पे आपको मिलता है -2 मार्क्स। किस तरीके से, मान लो जैसे इसका आंसर ए और सी आ रहा है, अगर इसका आंसर ए और सी आ रहा है, अगर तो बेटा मान लो तुमने ए और सी दोनों ऑप्शन लगाए हैं टिक, तो तुमको 4 नंबर मिलेगा। अगर तुमने सिर्फ ए लगाया है तो 1 मार्क मिलेगा, अगर तुमने सिर्फ सी लगाया है तो भी 1 मार्क मिलेगा, पार्शियल मार्किंग। अगर मान लो तुमने ए बी लगा लिया या ए डी लगा लिया या बी सी लगा लिया, कुछ भी और लगाया, इन 3 के अलावा अगर तुमने कुछ भी और लगाया बेटा सीधा -2। इन 3 के अलावा तुमने कुछ भी और लगाया सीधा -2। पूरा ए सी अगर लगाया सही तो +4, अदरवाइज सिर्फ ए या सिर्फ सी में +1 और +1, बाकी कुछ भी आप लगाओगे तो -2। तो इस तरीके के सवाल बेटा बहुत मतलब आपको केयरफुली बनाने होते हैं, बिकॉज कटने में मार्क्स सीधा 2 मार्क्स कटते हैं, और जेईई एडवांस के पेपर में एक एक सवाल आई मीन इट, एक सवाल बहुत मायने रखता है। इसलिए आपको बेटा इन तरीके के सवालों की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पैटर्न का एक लास्ट सवाल बच्चों हम और करते हैं। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है b प्लस c माइनस a अपॉन a, c प्लस a माइनस b अपॉन b एंड a प्लस b माइनस c अपॉन c। अगर ये एपी में है तो इनमें से कौन कौन से एपी में होंगे। तो चल हमारे सामने बेटा देखो थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस a अपॉन a, फिर है c प्लस a माइनस b अपॉन b, फिर है a प्लस b माइनस c अपॉन c। ये हमारे सामने लिखा हुआ है। अगर बेटा ये 3 चीजें हमारे सामने लिखी हुई है तो आप सोच के बताइए बच्चों कि हमारे पास, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऐड 2 इन ईच टर्म, तो हमें पता है कि जो न्यू सीरीज बनेगी वो एपी होगी। तो अगर मान लो मैं सब में 2 ऐड कर देता हूं, अगर बेटा मान लो मैं सब में 2 ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास बताओ क्या आ जाएगा। यहां भी 2 ऐड किया, यहां भी 2 ऐड किया, यहां भी 2 ऐड किया। फायदा क्या होगा इससे, फायदा बेटा ये होगा कि ये वाला b प्लस सी, ये वाला a जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2a बनेगा। ये वाला a जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a बनेगा, और 2a और माइनस a क्या हो जाएंगे, प्लस a। तो मेरे पास नया टर्म बना b प्लस सी प्लस a बाय a, ठीक है ना।
प्रैक्टिस से आएगा बेटा, प्रैक्टिस से आएगा, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। इसलिए बच्चों मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ एपी में। अगर मैं चाहता तो मैं 3 या 4 लेक्चर में बहुत आराम से खत्म कर सकता था एपी का, लेकिन आज 5th लेक्चर चल रहा है एपी का, एंड बिलीव मी मैं अभी आपको कम से कम 3 लेक्चर और कराऊंगा एपी में, क्योंकि आपका एपी जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका प्रोग्रेशन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जीपी, एचपी, एजीपी सब ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। और अगर ये शुरू का पोर्शन जो आपका मैथ्स का है, जैसे कि हमने लॉग, मॉड्यूलस, इनइक्वालिटीज बहुत डिटेल में देखा, जैसे अगर हम सीक्वेंस प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से करेंगे, इसके बाद हमें क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको जो शुरू में पढ़ाया था उसको मैं एक हद तक अभी रोका हुआ हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमें ढेरों सवाल प्रैक्टिस करने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने, बहुत सारी चीजें बच्चों जो हमें कवर करनी है। तो लेकिन हम जो चलेंगे वो धीरे धीरे चलेंगे और अपने सारे के सारे बेटा कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग रखते हुए चलेंगे, मैक्सिमम हम क्वेश्चंस का सॉल्व करते हुए चलेंगे, सो दैट कि हमें चीजें समझ में आती रहे। तो देखो यहाँ पे जैसे 2 ऐड किया तो ये 2b और -b क्या हो जाएगा, +b, तो c + a + b अपॉन b, और उसके बाद देखो a + b + 2c - c, तो a + b + c अपॉन c। तो ये तीनों टर्म्स बताओ किस में आ गए, ये तीनों के तीनों टर्म्स भी हमारे पास एपी में आ गए। अब मुझे दिख रहा है a + b + c, a + b + c, a + b + c, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय a + b + c। जैसे आप इनसे बच्चों डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/a, 1/b, 1/c। ये तीनों भी किस में होंगे, एपी में होंगे। तो अगर 1/a, 1/b और 1/c एपी में, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। अब आपको फेयर इनफ आइडिया लग गया कि ऐसे सवालों को हमें किस तरीके से बनाना होता है। अब बच्चों हम सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सिग्मा याद करिए वो ई जैसा फंक्शन है, सिग्मा याद करिए वो जो ई जैसा फंक्शन है जो आपने प्रोबेबिलिटी में या स्टैटिस्टिक्स में लास्ट ईयर अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो सिग्मा की हम अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं सिग्मा नोटेशन, हम अब देखते हैं सिग्मा नोटेशन। अब सिग्मा नोटेशन क्या होता है, सिग्मा नोटेशन मतलब देखिए ये जो साइन है वो सिग्मा है, ये जो साइन है वो सिग्मा है। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम और समेशन भी बोलते हैं, इसे हम और समेशन भी बोलते हैं। अब बच्चों देखो ये जो हमारे पास चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो बोला जाए समेशन या सिग्मा, सिग्मा मान लो बोला जाता है an n इज इक्वल टू 1 से n तक, या मान लो बोला जाता है n इज इक्वल टू 1 से लेकर के r तक। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसा कर लेते हैं, इसको r कर लेते हैं ar, और यहां पर लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। मान लो मैंने ये लिख लिया, तो इसका मतलब होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ऐसा करते करते an तक। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है सम। Sn क्या होता है, अगर मान लो आपके पास बेटा a1 a2 a3 और ये सारे के सारे अगर बेटा टर्म्स आपके पास मान लो AP में दिए हुए हैं, अगर ये सारे के सारे टर्म्स आपके पास AP में दिए हुए हैं तो a1 से लेकर के an तक का सम क्या होगा, Sn। ये मतलब होता है समेशन का, ये मतलब होता है समेशन का। जैसे मान लो अगर आपको लिखा जाता है समेशन में अगर मान लो हमें लिखा गया कि i इज इक्वल टू 1 से 3, i इज इक्वल टू 1 से 3, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इसका मतलब। जैसे मान लो बेटा आपके पास अगर बोला जाता है समेशन r इज इक्वल टू 1 से n, r इज इक्वल टू 1 से n ar प्लस br, मान लो आपको ये लिखा जाता है ar प्लस br। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस a3 प्लस b3, ये चीज आती है इस तरीके से। तो ये मतलब होता है बेटा सिग्मा नोटेशन का। आई होप आपको ये बेसिक सी चीज समझ में आई होगी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो सिग्मा की प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड हम रिजल्ट्स देखेंगे, जिसके बाद हम बढ़िया बेटा सवालों की प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो बेटा देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है सिग्मा की। जैसे पहली प्रॉपर्टी है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n ar प्लस माइनस br, इसकी वैल्यू होती है बेटा सिग्मा ar प्लस माइनस सिग्मा br। मतलब जब
आपका प्लस या माइनस साइन होता है तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इसका क्या है बोलने का, देखो मान लो आपके पास बेटा बोला गया समेशन r इक्वल्स टू 1 से n, मान लो आपको पास बेटा बोला जाता है xr, ठीक है, और xr अगर आपके पास बोला जाता है तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती, इसकी वैल्यू होती बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इस तरीके से इसकी वैल्यू होती। और बेटा मान लो समेशन अगर आपके पास बोला जाता yr, r इज इक्वल टू 1 से n, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इसकी वैल्यू आती है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 और सो ऑन, ठीक है। अब आप इमेजिन करो अगर आपके पास बोला जाता समेशन xr प्लस yr, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, अगर आपके पास ये बोला जाता है xr प्लस yr, तब आप क्या इसको बोलते हैं, आप बेटा इसको बोलते हैं x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मान लो समेशन xr देखो क्या है, x1 x2 x3, ये x1 ये x2 ये x3, समेशन yr बताओ क्या है, y1 y2 y3, ये देखो y1 y2 y3। तो जब आपका बेटा ऐड हो रहा है, तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिग्मा दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐड होने में। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी जब सब्ट्रैक्ट भी होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। अब उसके बाद अभी जब हम बेटा सवाल करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। अभी देखो ये लिखा है समेशन k टाइम्स ar इज इक्वल टू k टाइम्स समेशन ar। बोलने का क्या मतलब है, बोलने का ये मतलब है, मान लो आपको बोला जाए समेशन 2xr, और यहां लिख लेते हैं r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, ये आप लिखो। और इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3, ये लिख सकते हो। अब ऐसी अगर आप मान लो इसमें से 2 में मान लो कॉमन निकाल लो बाहर, अगर मैं बोलता हूं 2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3 तक xr। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, 2 टाइम्स समेशन r इक्वल्स टू 1 से 3xr, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये और ये चीज जो लिखी है उसे बोलने का क्या मतलब है, बोलने का बेटा मतलब ये है हमारा कि जब हमारे पास समेशन के अंदर एक कांस्टेंट नंबर लिखा हो और वो कांस्टेंट नंबर किसी उस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसका समेशन लगा या जिस पर समेशन लगा, कोई r के साथ चेंज होने वाली वैरायटी, तो ये जो k होता है वो बाहर आ जाता है, और इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, समेशन r इक्वल्स टू 1 से n, k की वैल्यू क्या होती है n की। बोलने का क्या मतलब है, अगर आपके पास बोला जाए समेशन 2 r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक, समेशन 2 r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे बेटा, ऐसे सिचुएशन में देखो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको बोल सकते हो 2 इंटू अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, 10 टाइम्स। r इक्वल्स टू 1 से 10 है ना, मतलब 10 टाइम्स। तो इसका आंसर बताओ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 एंड दिस इज 20। समेशन k अगर मान लो आप बाहर ले लो तो समेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है, वो जो पूरी की पूरी रेंज होती है जहां पे समेशन चल रहा है। जैसे देखो ये अगर k आपके पास कांस्टेंट नंबर था, जैसे यहां से बाहर आया था, वैसे सिमिलरली बाहर तो यहां से भी आएगा, पर आपके पास अंदर क्या बचा, आपके पास बेटा समेशन के अंदर बचा 1, आपके पास समेशन के अंदर बचा कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी है ना, 1 आपके पास बचा, और यहाँ पे r की वैल्यू है 1 से लेकर के n तक। तो अब r के साथ तो कोई भी चीज चेंज हो नहीं रही, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स, ये आ जाएगा हमारे पास n टाइम्स। तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n और टाइम्स k जो बाहर निकला था, ठीक है। इसको बेटा देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो जैसे आपके पास लिखा होता समेशन r इक्वल्स टू 1 से 10, ठीक है, और अंदर लिखा होता 2, तो आप यहाँ 2 के साथ बेटा लिख लो r रेज़ टू द पावर 0, r रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप ये लिख लोगे तो देखो यहाँ से आप ये 2 बाहर ले लिए और 2 बाहर निकालने के बाद आपके पास बताओ अंदर क्या बचेगा, 1 जब रखोगे तो 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0, ऐसा करते करते कहां तक, 10 की पावर 0 तक।
और सबकी पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से ये 10 टाइम्स आ गया, और यहाँ पे 2 था तो इसका आंसर आ गया 20। इसका आंसर आ गया 20। हम चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बच्चों अभी आप जो बोर्ड में देख रहे हैं, जो आप ये पूरी की पूरी चीज बोर्ड में देख रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम की चीज अगर मैं आपको बोलूं तो इस तरीके के रिजल्ट्स हैं जो आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पेपर में आते हैं। अब इसको बहुत आप ध्यान से इसको बेटा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो मतलब इसका क्या है 1 + 2 + 3, इस तरीके से n नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो हमें क्या पता है। अगर मान लीजिए हमें ये दिख रहा है AP में है, तो Sn क्या होता है n/2 × 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है इसका 1, या इसको मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकता था। तो यहां से आएगा ये n/2 × 2 + n-1, या इसे मैं बोल सकता हूं n × n + 1/2, n × n + 1/2 जो यहां लिखा हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देखिए जो समेशन r है, इस समेशन r का बच्चों क्या मतलब है? इस समेशन r का क्या मतलब है बताओ मेरे को। इस समेशन r का बेटा मतलब है कि r की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो यहाँ आएगा 1, फिर जब आप r की वैल्यू 2 रखोगे तो आएगा 2, फिर जब आप r की वैल्यू 3 रखोगे तो आएगा 3, फिर जब आप r की वैल्यू 4 रखोगे तो 4, और इस तरीके से कहां तक n तक, इस तरीके से कहां तक n तक। ये जो चीज मैंने लिखी इसकी वैल्यू कितनी है n × n + 1/2 है। याद करो बेटा, याद करो। अगर आपने बेटा प्रोग्रेशंस का पहला लेक्चर देखा था तो उसमें मैंने आपको कैलकुलेट कराया था सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ये चीज मैंने आपको कैलकुलेट कराई थी। तो देखिए, अगर हमारे पास पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर हमारे पास पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स हो तो उसका बताओ सम कितना आएगा n/2 × 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे बताओ कितना है। अगर मैं n ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस 2 का है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेटा ये आएगा n/2 टाइम्स 2 प्लस, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2n और -2, और यहाँ से मुझे दिख रहा है -2 और +2 कट जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी n²। ये हमने लास्ट लेक्चर में, हमने जो पहला लेक्चर था उसमें बेटा ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और अगर हम बेटा बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो याद करो उसकी वैल्यू आई थी n × n + 1। मतलब अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। तो यहां से आंसर क्या आएगा n/2 × 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। ये वाला 2 अगर मैं एक फैक्टर कॉमन लेके कट करूं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n के साथ बेटा हमारे पास बच गया अंदर क्या 2 + n-1, 2 + n-1। तो यहां से आ जाएगा बेटा मेरे पास ये n × n + 1, यहां से आ जाएगा ये n × n + 1। ये भी आपके लिए काम का रिजल्ट है, इसको मैंने यहां लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में करा दी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, यहां से काम की चीजें स्टार्ट होती है, यहां से बच्चों काम की चीजें स्टार्ट होती है। ये वाला तो आप फिर भी डिराइव इजीली कर सकते हो। ये जो 3 प्रॉपर्टीज है बेटा उसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली रिजल्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि सर आप इसका हमें डेरिवेशन भी बताइए, हमें डेरिवेशन से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ना आपके स्कूल से, ना आपके बोर्ड से, ना आपके आईआईटी से, इस वजह से इसको यहाँ पे स्किप करना ज्यादा बेटर है। चलो सम ऑफ, लेकिन अगर मैं फिर बोल रहा हूं अगर किसी भी बच्चे को सीखना हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देखो समेशन r², समेशन r² मतलब क्या, जब मैं r की वैल्यू 1 रखूंगा तो आएगा 1², r की वैल्यू 2 रखूंगा तो आएगा 2², 3 रखूंगा आएगा 3², 4 रखूंगा आएगा 4², 5 रखूंगा आएगा 5²। मान लो बेटा, मान लो अगर तुम्हें बोला जाता कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो क्या वो यही होता 1², 2², 3², 4², 5²। जरा जोड़ो मेरे साथ, जोड़ो। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1 आ गया 5, 5 के बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 5 कितना आ गया बेटा 14, 14 के बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 14 मेरे पास आ गया 30, और उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 30 और 25 आ गया 55, ये आ गया बेटा मेरे पास 55।
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ये रट्टा होना चाहिए बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि डिराइव तो करने का टाइम मिलेगा नहीं तुमको पेपर में, एकदम दिमाग में तुम्हारे फिट होना चाहिए। n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। जैसे ही आप n की वैल्यू यहाँ पे 5 रखोगे, क्योंकि ये मैंने 5 का निकाला है ना, 1 से लेके 5 तक का, 1 से लेके 5 तक का, तो जैसे मैं n की वैल्यू 5 रखूंगा, जैसे मैं n की वैल्यू 5 रखूंगा, तो देखो 5 into 5 plus 1 6 into 5 into 2 10 plus 1 11 अपॉन 6। ये 6 और 6 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया 5 into 11 55। यहां से गया था 55। बहुत काम का रिजल्ट है बेटा, बहुत काम का रिजल्ट है। आप किसी कीमत पे अफोर्ड नहीं कर सकते उसको भूलना। आपको ये याद होना चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए इस लेक्चर के बाद से, कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। Similarly, sum of the cubes of the first n natural numbers, समेशन r क्यूब लिखा हुआ है। समेशन r क्यूब मतलब क्या, बोलो 1 रखोगे तो 1 का क्यूब, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, 3 रखोगे तो 3 का क्यूब, 4 रखोगे तो 4 का क्यूब, 5 रखोगे तो 5 का क्यूब। इस तरीके से होगा। जरा जोड़ो मेरे साथ जोड़ो। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 8 और 1 है 9, 9 के बाद 3 का क्यूब है 27, 9 और 27 इज 36, 4 का क्यूब is 64, 4 का क्यूब is 64, 64 and 36 is 100, and 5 का क्यूब is 125, 100 and 125 is 225। This is 225। जरा इधर रखो, इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर अपने पास होता है n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप n की वैल्यू 5 रखोगे, आप जैसे ही यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखोगे, क्योंकि मैंने 5 का अगर क्यूब निकाला है, तो दिस विल कम आउट टू बी 5 into 5 plus 1 is 6 upon 2 का होल स्क्वायर। 2 और 6 में 3 का फैक्टर आया, 5 into 3 is 15 का स्क्वायर is 225। सेम आंसर, ये भी याद होना चाहिए। Sum of the squares of first n natural numbers, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Sum of the cubes of the first n natural number is n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेटा आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। और लास्ट रिजल्ट है समेशन ऑफ r raised to the power 4, r raised to the power 4। ये जनरली बेटा कम आता है, लेकिन अगर हमें ध्यान हो तो इसमें कोई लॉस नहीं। तो देखो इसका बेटा जो रिजल्ट होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2n plus 1, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है n into n plus 1 into 2n plus 1। ये वाला हिस्सा तो वैसा ही है, n into n plus 1 into 2n plus 1 वैसा ही है। इस 30 जो नीचे 30 है, इस 30 को भी बेटा आप बोल सकते हो, नीचे यहाँ 6 लिख देता हूँ, यहाँ 5 लिख देता हूँ, ऐसा याद रख लो ना, इधर 6 लिख लेते हैं, इधर 5 लिख लेते हैं। तो आपको ये वाला तो सेम चीज लिखा हुआ है जो स्क्वायर में था, इतना तो बेटा सेम लिखा हुआ है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 multiplied by 3n square plus 3n minus 1 by 5, multiplied by 3n square plus 3n minus 1 by 5। ये अपने को याद रखना। एक बार चलो एक बार सब लोग बेटा अपन वापस बोलेंगे, ठीक है, मेरे साथ आप अपने घर से बैठ के बोल सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 by 2, ठीक है। अगर हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स की देखो बेटा बात होती है, तो उसका आंसर आता है n स्क्वायर, और अगर हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स की बात होती है, तो उसका आंसर आता है n into n plus 1। स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। क्यूब का जो सम होता है वो होता है n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, और पावर 4 वाले का सम होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 multiplied by 3n square plus 3n minus 1 by 5, multiplied by 3n square plus 3n minus 1 by 5। आई होप बच्चों आपको ये बढ़िया से अभी तक याद हो चुका होगा। अब इसके बाद बेटा बस सिर्फ एक लास्ट प्रॉपर्टी आपको देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द rth टर्म ऑफ एन एपी tr, जैसे nth टर्म बोलते हैं वैसे rth टर्म ऑफ एन एपी tr, अगर मान लो वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ar क्यूब प्लस br स्क्वायर प्लस cr प्लस d, ठीक है। अब हमें क्या पता है बेटा, हमें क्या पता है कि समेशन tr इसकी वैल्यू होती है sn। मान लो अगर r की वैल्यू 1 से n तक है, तो समेशन tr की वैल्यू क्या होगी, sn होगी। मैंने अभी आपको देखो बताया था समेशन tr मतलब क्या होता है, r की वैल्यू 1 रखोगे तो t1, 2 रखोगे तो t2, 3 रखोगे तो t3। अलग अलग टर्म्स ऐड हो रहे हैं ना, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म, इस तरीके से n तक जाओगे तो nth टर्म। तो पहले टर्म से लेकर के nth टर्म तक का बताओ सम कितना होता है, वो होता है sn। आई होप बच्चों, आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी।
तो समेशन ऑफ टी आर क्या होता है बेटा? समेशन ऑफ टी आर होता है एसएन, और अगर समेशन ऑफ टी आर की वैल्यू एसएन होती है तो हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि समेशन ऑफ ए आर प्लस माइनस बी आर, इसकी वैल्यू क्या होती है? समेशन ए आर प्लस माइनस समेशन बी आर। अभी आपने थोड़ी देर पहले बेटा ये सिग्मा नोटेशन में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इस तरीके से जब बीच में प्लस माइनस हो रहा होता है तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप यहां से देखो, क्योंकि सब में प्लस हो रहा है, अब देखो यहाँ पर ए जो है वो कांस्टेंट है, ए अगर कांस्टेंट है तो सिग्मा के बाहर आ गया, बचा यहाँ पे सिग्मा आर क्यूब बोलो क्या होता है? सिग्मा आर क्यूब होता है हमारे पास आर इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो b यहाँ पे था, b कांस्टेंट था तो b बाहर आ गया, सिग्मा लग गया आर स्क्वायर, तो सिग्मा आर स्क्वायर बोलो क्या होता है? आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2 आर प्लस 1/6 प्लस c इंटू सिग्मा आर बोलो कितना होता है? आर इंटू आर प्लस 1/2 है ना, या n इंटू n प्लस 1/2, इधर भी सब में n लग जाएगा क्योंकि वो n तक जा रहा है। और लास्ट वाला देखो, d बाहर कांस्टेंट आ गया, अंदर बचा सिग्मा 1, कांस्टेंट नंबर का क्या होगा? इसको आप 1 को आप चाहो तो x की पावर 0 लिख सकते हो या r की पावर 0 लिख सकते हो। अगर हम r की पावर 0 लिखते हैं तो उसके हिसाब से जो उसका सम होगा क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो उसका आंसर आ जाएगा n। ठीक है बच्चों, देखो जो अभी हमने सिग्मा की प्रॉपर्टी पढ़ी उससे किस तरीके के सवाल आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे सवाल आपके सामने लिखा हुआ है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक सीरीज लिखी हुई। अब ये चीज बच्चों हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये एपी नहीं है। 1 इंटू 3 3 होता है, 3 इंटू 5 8 होता है, 5 इंटू 7 35 होता है, ये एपी तो किसी भी कीमत में नहीं। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पैटर्न देखिए, इस सीरीज का पहला टर्म 1 है, फिर दूसरा टर्म 3 है, फिर तीसरा टर्म में 5, पहला वाला टर्म 1 3 और 5 है, ये एपी जरूर है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5। तो मान लो बेटा अगर मैं बोलता हूं आपको कि इसका बताओ nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म कोई भी हम कैसे लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म किसी भी AP का कैसे लिखा जाता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस बोलो क्या है? 1 3 5, तो कॉमन डिफरेंस है 2 का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है 1 प्लस 2n माइनस 2, या मैं इसको बोल सकता हूँ 2n माइनस 1। ये जो पहला वाला टर्म है बेटा वो 2n माइनस 1 है, ठीक है। और वैसे ही tn जो एक और लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो ये 3, ये 5, ये 7, ये भी किस में? AP में। ये 3, ये 5, ये 7, ये भी किस में? AP में। तो बोलो वो वाली सीरीज का nth टर्म क्या होगा? ये आ जाएगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का, तो इससे वैल्यू आ गई 3 प्लस 2n minus 2 and this gives me 2n plus 1। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कि ये वाला जो 2n minus 1 वाला टर्म है, इस पूरी की पूरी सीरीज बेटा सीरीज के लिए जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? That will be 2n minus 1 multiplied by 2n plus 1। ये लिखने की वजह क्या है? देखो जब मैं n की वैल्यू मान लो 1 रखता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू बेटा 1 रखता हूँ तो 2 minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 3, मिल गया पहला वाला टर्म। n की जगह अगर मैं मान लो बेटा 2 रखता हूँ, n की जगह अगर बेटा मैं मान लो 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, मिल गया 3 इंटू 5। थर्ड टर्म जब रखूंगा तो बोलो क्या आएगा? 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इज 7, मिल गया थर्ड टर्म। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं बेटा? इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सारे के सारे इधर से निकल जाएंगे। मतलब ये जो हमने nth टर्म लिखा है वो तो सही। इसे अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो बोलो nth टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बोलो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से आ गया 4n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ गया 1। मतलब nth टर्म हमारे पास क्या आ गया बेटा? nth टर्म हमारे पास आ गया 4n स्क्वायर माइनस 1। अब आप बच्चों बिल्कुल सोच के मुझे बताओ कि Sn इज इक्वल टू समेशन Tn, Sn इज इक्वल टू समेशन Tn और n इज इक्वल टू 1 से n, या इसको समेशन Tr लिख देते हैं, और r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक।
ये जो रिजल्ट है क्या ये सिर्फ एपी में लगता है या ये जीपी में भी लगेगा या ये एचपी में भी लगेगा या ये एनी सीरीज में लगेगा अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है। क्यों किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है? क्योंकि जब आप आर की जगह पे 1 रखें, सोच के जब आप आर की जगह पे बेटा 1 रखोगे तो ये सीरीज क्या बनेगा T1। फिर जब आप आर की जगह 2 रखोगे तो सीरीज बनेगा T2। फिर जब आप आर की जगह 3 रखोगे तो ये आपका थर्ड टर्म, 4 रखोगे तो आपका फोर्थ टर्म, और इस तरीके से ये nth टर्म तक चला गया। अभी ये किसी भी पैटर्न में हो, एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, एजीपी हो, कोई भी XYZ सीरीज हो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मेरे सारे के सारे टर्म्स का सम ऐड हो गया, अगर मेरे सारे के सारे टर्म्स ऐड हो गए तो इसकी वैल्यू तो बेटा SN के बराबर ही आएगी ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? SN के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे देखो एक एक करके सारे के सारे टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं, इस वजह से ये आ गया SN के इक्वल, ये आ गया SN के इक्वल। सिमिलरली आप ये सोचो बेटा कि Tn की वैल्यू अगर 4n² - 1 आई है, अगर बच्चों अगर मैं यहां पे लिख दूं कि Sn इज इक्वल टू समेशन Tn, Sn इज इक्वल टू समेशन Tn, और n की वैल्यू है हमारी 1 से लेकर के n तक, n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। अब आप सोच के देखो, जब आप समेशन Tn लगाओगे तो क्या आप इसको समेशन 4n² - 1 ऐसा लगा सकते हो? समेशन कहां से कहां है? 1 से n तक है। समेशन कहां से कहां है? 1 से n तक है। तो जब आपने बेटा 4n² - n लगाया तो क्या Sn की वैल्यू ये लिख सकता हूं, समेशन 4n² - समेशन 1। सोच के देखो, समेशन 4n² - समेशन 1, और समेशन कहां से कहां है? 1 से n तक। समेशन कहां से कहां है? ये है बेटा 1 से n तक। यहां से बताओ Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी? Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, और 4 कॉमन लेने के बाद मेरा समेशन लग गया n² पे माइनस समेशन 1 से n और 1। तो इस 1 को तो क्या लिख सकते हैं हम? सबसे पहले n की पावर 0 लिख लो। तो जब आप n की पावर 1 रखोगे तो 1 आएगा, सॉरी n की पावर जब आप यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 की पावर 0 1 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 की पावर 0 भी 1 आएगा, 3 रखोगे तो 3 की पावर भी 0 1 आएगा, ऐसा करके n तक रखोगे तो n की पावर 0 भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये n टाइम्स 1 आया, तो इसका सम तो आ गया n, इसका सम तो आ गया n। और ये जो आगे लिखा हुआ है इसको मैं यहां पर कर देता हूं बेटा, Sn इज इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन n²। याद करो समेशन n² क्या था? समेशन n² था n × n + 1 × 2n + 1/6, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो n × n + 1 × 2n + 1/6 ये, और माइनस n ऐसे का ऐसा, माइनस n ऐसे का ऐसा, ये 4 2 का फैक्टर यहाँ पे 3 आ गया। तो मेरे पास बताओ क्या है? 2/3 × n × n + 1 × 2n + 1 - n। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? 2/3 × n × n + 1 × 2n + 1 - n। आई थिंक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ बच्चों देखो, हमने देखा कि कितने बढ़िया तरीके से आपने प्रॉपर्टी को लगाना सीखा है कि किस तरीके से Sn बराबर सिग्मा Tn हमेशा वैलिड होता है, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को अपने सिग्मा नोटेशन की यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सेम कंसेप्ट बेटा, सेम कंसेप्ट पे हम एक सवाल और करके देखते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा इसमें कमांड और अच्छा आ पाए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा अगर मैं आपको बोलूं पहली वाली सीरीज, देखो क्या लिखा है? 1 के बाद है 2 के बाद है 3, और इस तरीके से लिखा हुआ है n तक, इस तरीके से लिखा हुआ है n तक। क्योंकि बेटा इस सीरीज में ही n आ चुका है, तो हम निकालते हैं rth टर्म, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हम निकालते हैं rth टर्म, तो बोलो rth टर्म क्या होगा? a प्लस r - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का, तो यहां से आ गया 1 प्लस r - 1, तो इसकी वैल्यू आ गई rth टर्म पहले वाली सीरीज के लिए तो आ गया r। दूसरी वाली सीरीज देखो बेटा, ये n, फिर उसके बाद लिखा n - 1, फिर n - 2। तो अगर हम सेकंड वाली सीरीज के लिए बेटा rth टर्म निकालें तो बोलो क्या होगा? a प्लस r - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, बोलो कितना है कॉमन डिफरेंस? n - 1 माइनस n, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -1 का, कॉमन डिफरेंस आ गया -1 का। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? n - r + 1। rth टर्म इसका कितना आ गया? n - r + 1। अब जब हमारे पास इस सीरीज का ओरिजिनल जो सीरीज है, इस ओरिजिनल सीरीज का अगर मैं rth टर्म आपको बोलता हूं बेटा निकालने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे r × n - r + 1, r × n - r + 1, सो दैट कि जब मैं r की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 1 ×
n माइनस 1 प्लस 1 0, फिर t2 अगर निकालूंगा r की वैल्यू 2 रख के तो आएगा 2 इंटू n माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1। तो इस तरीके से जो सीरीज है वो बन जाएगी, इस तरीके से जो सीरीज है बन जाएगी। अब हमें क्या पता है बेटा, हमें अगर इस सीरीज का सम निकालना है, तो सम होता क्या है, Sn या SR इज इक्वल टू समेशन TR, है ना। Sn इज इक्वल टू समेशन TR, आप इस तरीके से बोल लीजिए। तो अगर समेशन ऑफ TR होता है, ठीक है, अगर समेशन ऑफ TR होता है और अगर बेटा R की वैल्यू चलती है 1 से n तक, अगर बेटा R की वैल्यू चलती है 1 से n तक, तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पास TR वाला जो ओरिजिनल है पूरी की पूरी सीरीज के लिए वो क्या है, वो है R इंटू n माइनस R प्लस 1, R इंटू n माइनस R प्लस 1, और इस पे बेटा लगा हुआ है समेशन, इस पे बेटा लगा हुआ है समेशन, और समेशन R पे लगा है 1 से n तक। अब आपको ध्यान क्या देना है बेटा, जो समेशन लगा है वो R पे लगा है, समेशन n पे नहीं लगा है, समेशन जो लगा है वो R पे लगा है। तो R ही वेरिएबल है, बाकी सब कुछ क्या होगा, इसके लिए कांस्टेंट होगा, इसके लिए वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एकमात्र R होगा, ठीक है, क्योंकि समेशन R पे लगा है, n पे नहीं लगा है। तो यहां से बेटा जब आप सम करोगे तो बताओ क्या आएगा, यह आएगा बेटा समेशन nr माइनस समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r, ये आपके पास आना चाहिए। अब क्योंकि मुझे पता है कि n कांस्टेंट है, क्योंकि समेशन मेरा r पे लगा है, तो बेटा ये आ जाएगा n टाइम्स समेशन r, मैं बार बार 1 से n नहीं लिख रहा हूं, माइनस समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r, ये चीज आ गई मेरे पास। और जैसी बेटा मेरे पास ये चीज आई तो देखो n टाइम्स समेशन r और समेशन r, इसको अपन लिख लेते हैं n प्लस 1 टाइम्स समेशन r माइनस समेशन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा बेटा n प्लस 1 टाइम्स समेशन r, समेशन r बोलो क्या होता है, समेशन r हो जाएगा बेटा अपने पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था क्या, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, अगर r की वैल्यू 1 से n तक थी तो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस समेशन r स्क्वायर, और यहां पे भी r की वैल्यू है 1 से लेकर के n तक, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही चीज आएगी। जब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास n इंटू n प्लस 1, ये तो कॉमन निकल गया, और अपॉन 2 भी बाहर आ गया। अंदर बोलो बेटा अपने पास क्या बच गया, अंदर अपने पास बेटा यहाँ पे बच गया n इंटू n प्लस 1, अगर बाहर निकल गया बाई 2, तो अंदर बच गया n प्लस 1 ये वाला टर्म माइनस 2n प्लस 1 और बाई 3, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो बाहर आ चुका है। तो यहां से आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय, इधर 3 गया तो 3n माइनस 2n, n बचेगा, प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 2 बचेगा, और अपॉन 3 आएगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर आपको बोला जाता है कि इस सीरीज का आपको बताओ nth टर्म क्या होगा, तो वो कितना आ जाएगा, सीरीज आपके पास बेटा n टर्म्स की सीरीज का सम आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। आपके पास पूरी की पूरी सीरीज जो है, पूरी की पूरी सीरीज के n टर्म्स का सम आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, और बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के सवाल पे बेटा आपके जेईई एडवांस में 2 बार ऐसा हुआ है कि सेम कंसेप्ट पे सवाल आ चुका है। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, और नहीं बने तो अभी आप तुरंत वीडियो रिज्यूम करें और उसके बाद सवाल का सॉल्यूशन देखें। तो देखिए यहां पे बेटा लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज an into n minus 1. The sum of the squares of these terms is, आपसे इनके स्क्वायर्स का सम पूछा जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपके पास बेटा t1, t2, t3 इन सब का सम दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर एंड सो ऑन। आपसे इनका सम पूछा जा रहा है। कैसे आप निकाल सकते हैं इन्हें बेटा निकालने के लिए हमें सबसे पहले tn निकालना पड़ेगा। कंसेप्ट ये, हमें निकालना पड़ेगा tn, और tn निकालने के बाद बेटा हमें करना पड़ेगा उसका स्क्वायर, ताकि जब मैं n उसमें रखना स्टार्ट करूं तो t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर मिलने लग जाए। तो देखो हमें एक चीज बेटा पता है कि अगर मैं n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स के सम को माइनस कर देता हूं बेटा, तो मेरे पास tn बच जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि समेशन tr इज इक्वल टू sn होता है,
दिस इज नॉट ओनली फॉर एपी बट फॉर जीपी, एजीपी, एचपी, कोई भी सीरीज के लिए वैलिड है कि भाई उसके एन टर्म्स का सम Sn बराबर होता है। सिमिलरली एन टर्म्स के सम में से अगर मैं n-1 टर्म्स के सम को माइनस कर दूंगा तो बेटा आखिरी टर्म निकल आएगा, अपने पास लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से आप देखो, यहां से हमारे पास Sn-1 की वैल्यू Tn अगर होती है तो यहां से बताओ हम क्या लिख सकते हैं कि Sn तो आ गया आपके पास an इंटू n-1 माइनस Sn-1 बोलो क्या होगा, जहां जहां पे n है वहां पे n-1 रखो, तो जहां जहां पे n है वहां पे n-1 रखो। तो ये हमारे पास आ गया। यहां से बेटा बताओ ये वैल्यू होनी चाहिए Tn की, ये वैल्यू होनी चाहिए Tn की, तो यहां से बताओ Tn की क्या वैल्यू आ रही है, Tn की बेटा वैल्यू आ रही है हमारे पास an इंटू n-1 माइनस, यहां से अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा an-1 और इंटू n-2, ये हमारे पास आ गई बेटा वैल्यू किसकी, ये हमारे पास आ गई Tn की वैल्यू। थोड़ा सा हम इसे बेटा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये a और n-1, a और n-1, ये तो मुझे दिख रहा है कि दोनों में से निकल जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा यहाँ पे n माइनस, और ये अंदर जब जाएगा तो ये माइनस n हो गया और ये प्लस 2 हो गया, तो n और माइनस n हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से बेटा इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2 इंटू a इंटू n और 2 इंटू a और माइनस, ये मेरे पास बेटा बना Tn, ये बेटा मेरे पास बना Tn। दिस इज द nth टर्म, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। जो भी मेरे पास AP है ये उसका nth टर्म आ चुका है। अब अगर बेटा ये मेरे पास nth टर्म आ गया तो हमसे बोला जा रहा है क्या कि इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा। तो बताओ अगर Tn की वैल्यू ये है, अगर Tn की वैल्यू ये है तो Tn के स्क्वायर की वैल्यू क्या इसके बराबर होगी। अगर Tn की वैल्यू इतनी थी तो Tn के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी। भाई अगर n की जगह मैं 1 रखता तो T1 मेरे पास कितना आता, T1 मेरे पास आता 2a माइनस 2a 0, तो 2a माइनस 2a 0 आता तो T1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 0। अगर मान लो मैं n की वैल्यू 2 रखता तो 2 रखता तो यहाँ पे 2 अगर रखता तो 4a माइनस 2a आता, तो T2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आ जाएगा। उस लॉजिक से देखो, अब यहां से अगर मैं 2a कॉमन लेता हूं तो ये 2a का स्क्वायर आया बाहर कॉमन, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लग चुका है। तो अंदर मेरे पास बेटा बचा n-1 का होल स्क्वायर, अंदर मेरे पास बचा बेटा n-1 का होल स्क्वायर। ये है Tn का स्क्वायर, ये है Tn का स्क्वायर, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ये है बेटा Tn स्क्वायर की वैल्यू, ये है Tn स्क्वायर की वैल्यू। अब समेशन Tn स्क्वायर हमें बोला गया निकालने कि n टर्म्स तक के स्क्वायर्स का सम आपको बताना है। तो समेशन Tn स्क्वायर बोलो क्या आएगा, 4a स्क्वायर आ गया कॉमन, और 4a स्क्वायर कॉमन आने के बाद बोलो यहाँ आ गया समेशन n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन n, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट नंबर है, और प्लस समेशन 1। तो यहां से अपने पास आ गया 4a स्क्वायर टाइम्स समेशन n स्क्वायर क्या होता है, समेशन n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 2 टाइम्स समेशन n, तो 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2 और माइनस समेशन 1, तो ये आ जाएगा सॉरी प्लस समेशन 1, तो ये आ जाएगा प्लस n, ये आ जाएगा प्लस n। जैसे ही बेटा जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं बोलता हूं कि पूरे का एलसीएम 6 ले लेते हैं और पूरे का एलसीएम 6 लेने के बाद बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 4a स्क्वायर बाय 6। अंदर बोलो मेरे पास क्या बचा, अंदर मेरे पास बचा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये 2 था 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा माइनस 6n इंटू n प्लस 1, और उसके बाद नीचे यहाँ 1 था तो प्लस 6n। ये मेरे पास बचा होगा, ये मेरे पास बचा होगा, ये 4 और ये कटा तो 2 और 3 तो आ गया, तो 2/3a स्क्वायर, 2/3a स्क्वायर तो बेटा मुझे दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं इधर देखूं थोड़ा सा, तो यहां से देखो बेटा यहाँ पे प्लस होगा, और उसके बाद देखो अपने पास क्या आ गया 2a स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला अपने पास n इंटू n प्लस 1 और ये वाला n इंटू n प्लस 1 मैंने निकाल लिया बाहर। और इसके बाद बताओ मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे अंदर मेरे पास बचा 2n प्लस 1 और उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस 6, 2n प्लस 1 और माइनस 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2n माइनस 5, 2n माइनस 5, और यहाँ से अपने पास प्लस 6n वैसे का वैसे ही, प्लस 6n वैसे का वैसे ही। तो यहाँ से बच्चों अपने पास आ जाएगा
ये वाला n और ये वाला n मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो 2a² टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाय n+1 इंटू 2n - 5 और +6। ये चीज आ गई अपने पास। जैसे ही बेटा अपने पास ये वाली चीज आई तो देखो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो ये आ जाएगा 2a² टाइम्स n और अंदर मेरे पास जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n² और उसके बाद ये आ जाएगा -5n और +2n तो -3n और -5 और +6 तो आ जाएगा +1। जैसे आप इसको बेटा फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा 2a² टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाय 2n² -2n -n +1। इनमें से मुझे क्लियरली यहां से दिख रहा है, ये आ जाएगा 2a² टाइम्स n। यहां से बेटा 2n मैंने लिया बाहर, n - 1 -1 n -1 और अगर मैं आंसर देखूं तो 2a² इंटू n इंटू 2n - 1 इंटू n - 1 2a² इंटू n इंटू 2n - 1 इंटू n - 1। सो आई बिलीव बेटा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस बच्चों हमने आज का लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड जैसा कि आपको पता है आज के लेक्चर में हमने कई सारे बढ़िया बढ़िया भी सवाल किए हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सबसे कि आप उन होमवर्क के क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने होमवर्क के क्वेश्चन बढ़िया से नोट कर लिए होंगे। आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। आज हमने सिग्मा नोटेशन पढ़ा है, आज हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और कुछ सवाल भी बनाए हैं। इस तरीके के सवाल अभी हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में और ज्यादा बनाने की जरूरत है बेटा, क्योंकि अगर हम वो लेक्चर्स में नहीं बनाएंगे और अगर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो आपका एपी वाला पोर्शन कमजोर रह जाएगा। और मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि मेरे से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा ये बोले कि हमारा वो पोर्शन कमजोर रह गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करना बेहद ज्यादा जरूरी है। विद दिस बच्चों मैं आज का लेक्चर एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट से मुझे आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी भेजने हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।